Bismillahirrahmanirrahim. Dear colleagues, I welcome you all to the monthly OSP clinical meeting. For recitation of Holy Quran, I will request Dr. Ajmal Nisar to recite some verses from Quran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi ankaza zahraka wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Today the topic of our meeting is IOL implantation techniques in aphakic patients, and which guest speaker is none other than Professor Dr. Ziaul Masri. He has been continuously visiting OSP Gujranwala for a few years, and he is very kind enough to spare his time for today's meeting. Please, sir. आप लोग इधर अगर आ जाएंगे तो आसानी हो जाएगी, आगे जो सीटें खाली हैं। Bismillahirrahmanirrahim. I'm thankful to OSP Gujranwala for yet another invitation and yet another warm welcome here. हम उस कहानी पे बाद में आ जाएंगे जो मैं अभी सुना रहा था। पहले हम आपको दायरों का सफ़र दिखाते हैं जिसमें ये कौम 75 साल से मसरूफ़ है। तो आपको 75th इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वी आर स्टिल मूविंग इन सर्कल्स एंड ट्रैवलिंग इन सर्कल्स कवर्स नो डिस्टेंस। कट सका ना फासला और तय ना हो पाया सफ़र, कट सका ना फासला और तय ना हो पाया सफ़र, कौम की हरकत रही है दायरों में ही मगर, रुख को मंजिल की तरफ रखना है लाजिम हर कदम, रुख को मंजिल की तरफ रखना है लाजिम हर कदम, कब फ़कत रफ्तार से मिल पाए मंजिल की खबर। बड़ी फास्ट मूविंग ट्रेन हो, वो पेशावर की तरफ जा रही हो, आप कराची पहुंच जाएंगे। यू आर एक्चुअली मूविंग अवे। दैट्स व्हाट दिस नेशन नीड्स टू रियलाइज। अपनी किस्मत पा सके हम ना हयाती में उसे, अपनी किस्मत पा सके ना हम हयाती में उसे, अगली नस्लें पाएंगी आनी तो है आखिर सहर। हज़रत इकबाल भी चले गए, फैज़ जालिब फराज सब रुखसत हुए, वो मशरक़ से सूरज अभी तक तो उभरता नज़र नहीं आ रहा। जुस्तजू में खाम और ना पुख्ता रह गई कौम जो, निशाने मंजिल पा सके और ना ही मंजिल की खबर। आबियारी किश्ते वीरां की भला करता है कौन, चाहिए जिसके लिए जज्बाए दिल खूने जिगर। और ये बहुत काबिल गौर शेर है आखिरी वाला। करके जो मिसाक रब से तोड़ डाले मजहरी, ठहरे ऐसी कौम का मकसूम दायरों में सफ़र। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर फ़लस्तीन के दरवाजे पे पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ कि हमने ये अर्ज़ मुक़द्दस तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दी है, अब इसमें दाखिल हो जाओ और इन लोगों से लड़ो, और फ़तह हमने तुम्हारे लिए लिख दी है। उन्होंने कहा कि हम इन ताकतवर और इतने मजबूत कदावर लोगों से नहीं लड़ सकते। दो आपने सहाबा को, अपने साथियों को भेजा
उन्होंने भी आखिर रिपोर्ट दी, उन्होंने भी कौम को भरा, कौम नहीं मानी। उन्होंने कहा हम नहनु लहु कायदून, हम तो बैठे हैं, आप और आपका रब जाके पहले निमटे, शहर को खाली कराएं, फिर हम जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गज़ब नाज़िल हुआ और उनको सज़ा दी कि अब तुम 40 साल इस सहरा के अंदर यतीहूना, मारे मारे फिरोगे। तो होता क्या था कि वो 40 साल उसमें हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों दुनिया से रुखसत हो गए और वो कौम 40 साल सहरा में घूमती रही और रास्ता ढूंढती रही। वो सुबह निकलते थे, सारा दिन रास्ता तलाश करते थे और शाम को देखते थे हम उसी जगह पे हैं जहाँ से सुबह चले थे। तो करके जो मिसाक रब से तोड़ डाले मजहरी, ठहरे ऐसी कौम का मकसूम दायरों में सफ़र। तो डॉक्टर इसरार साहब फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने फ़लस्तीन वालों को कहा था कि अब हम तुम्हें अर्ज़ फ़लस्तीन अता कर रहे हैं और अब हम देखेंगे तुम क्या करते हो, तो बनी इसराइल की बातें अल्लाह ने ऐसी थोड़ी बयान की हैं। तो ऐ बर्रे सगीर वालों, अब हम तुम्हें पाकिस्तान की सरजमीन अता कर रहे हैं, अब हम देखोगे तुम क्या करते हो, अब हम देखेंगे तुम क्या करते हो। तो जब हमने बनी इसराइल वाली हरकतें की पानी में, पाकिस्तान में, तो फिर दायरों का सफ़र हमारा मुकद्दर है और ये सज़ा के तौर पर है। और बनी इसराइल की तरह हमारा हाल भी वही है। उम्मीदें बड़ी बुलंद हैं हमें कि जी हम ब्लेस्ड नेशन हैं, हम नहनु अबनाउल्लाह, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हमें कैसे, हमें तो दोज़ख की आग छू ही नहीं सकती, हम तो नबी के ग़ुलाम हैं। भाई ये अमाल के साथ है, कुरान पाक इन्हीं वाक़यात से भरा हुआ है। अपने गिरेबान में झांक लें और अपने रब से किए हुए मिसाक को पूरा करें और उसके अहकामात को अपनी ज़िंदगियों में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में नाफिज करें, तो शायद आपका ये दायरों का सफ़र सीधा हो जाए। तो लेट्स कम टू आवर टॉपिक, दैट इज़ सेकेंडरी आईओएल इम्प्लांटेशन। तो जिस किसी भी केस में आप प्राइमरी इम्प्लांटेशन नहीं कर सकेंगे तो आप फिर सेकेंडरी इंट्राओक्युलर लेंस इम्प्लांटेशन कंसिडर करेंगे। और एक तो उसमें सिंपल होगी कि आपका पीसी इंटैक्ट है और आपने उसको प्यूपल भी डायलेट हो रही है, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा डोंट टेक इट टू ईजी, क्योंकि बाज़ औक़ात आप उसको ज़्यादा आसान लेते हैं और आप शैलो एसी में काम शुरू कर देते हैं। आप उसको लाजमन टी डायलर से या कुगलन हुक से एक तो आयरस को रिट्रैक्ट करके देख लें कि उसके पीछे से वो पोस्टीरियर सरफेस तो नहीं जुड़ी हुई, और दूसरा नेवर इम्प्लांट डायल अ लेंस इन अ शैलो एसी, कभी भी ना करें, क्योंकि सिंपल केस कॉम्प्लिकेट होते देर नहीं लगती। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपका पीसी जो है वो आधा इंटैक्ट है, तो दैट विल बी अ सिंगल हैप्टिक फिक्सेशन। अब उसमें रूल क्या होगा कि ये जो हैप्टिक ऑप्टिक जंक्शन देख रहे हैं आप, ये 180 डिग्री से ज़्यादा हाफ चाहिए आपको, चाहे 5 डिग्री ज़्यादा हो। 180 डिग्री से ज़्यादा हाफ पीसी का इंटैक्ट है तो वो आपके एक आईओएल हैप्टिक को सपोर्ट कर लेगा। और अगर सिर्फ सेंटर में रेंट है, ये देखें ये तो सिंपल है, और फिर सिंगल आगे फिर डबल, सेंटर में रेंट है तो आप आराम से विट्रेक्टमी करें, विटियस को क्लीन करें, उसको डीप करें और बाकी शेल्फ पे डालते हैं, सल्कस में रखने लेंस। लेकिन जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि स्क्वायर एज लेंसेज आर कंट्रा इंडिकेटर फॉर सल्कस इम्प्लांटेशन। उसके बाद ये है कि आपका सैनिकी बने हुए हैं तो पीआई करके आप उसके आयरस के पीछे विस्कोइलास्टिक थोड़ा सा इंजेक्ट कीजिए, उसको बैलून कर लें और देखें कहाँ से वो क्लीवेज देता है, जेंटल टीजिंग करके। उसके बाद आप सैनिकी फ्री कर लें और उसके बाद तो मामला सिंपल ही है। ये सेंटर में रेंट है तो इसमें सिर्फ ये है कि विटियस को क्लियर करना है। अगर आपने विटियस को क्लियर किए बगैर इम्प्लांटेशन करने की कोशिश की तो सेंट्रेशन नहीं हो पाएगी और फिर आप हैरान परेशान नजर आएंगे। ये वही सिंगल हैप्टिक फिक्सेशन हो गई कि आपने एक हैप्टिक को फिक्स कर दिया और दूसरे को सल्कस में डाल दिया। ये डबल हैप्टिक है। ये स्टैंडर्ड टेक्निक है आमतौर पर जो हम फॉलो करते हैं कि एक तो ये दोनों 180 डिग्रीज अपार्ट होने चाहिए। जितने मेजर्ड और मटिकुलस होंगे आप अपनी मेजरमेंट्स में और प्लानिंग में,
उतना ही आपकी डिसेंट्रेशन नहीं होगी। अगर आपके ये मार्क्स एग्जैक्टली 1 मिलीमीटर या दोनों 1.5 मिलीमीटर्स अवे फ्रॉम द लिम्बस हैं और आप टोरिक मार्कर यूज़ कर लें या केराटोप्लास्टी वाला मार्कर मिल जाता है जिससे आप 180 डिग्रीज एग्जैक्ट मार्क कर लें एक्सेस। अगर आप इन दोनों बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका IOL डिसेंटर नहीं होगा। हत्ता कि आप इवन मल्टीफोकल लेंस रेस्टोर जो मल्टी पीस में हम कभी कभी इंपोर्ट करते हैं वो भी फिक्स कर सकते हैं अगर आप इन पैरामीटर्स का ध्यान रखें। तो अगर आप सूचर टेक्निक कर रहे हैं जो क्लासिकल इसमें आपको मैं दिखाऊंगा, तो फिर आपने पार्शियल थिकनेस स्क्लेरल फ्लैप रेज करना है और नाट्स को हमेशा बरी करना है। और मैं तो अब स्टैंडर्ड यूज़ ही करता हूँ मल्टी पीस IOL फिक्सेशन के लिए, तो 3.2 मिलीमीटर का इंसिजन होता है। प्रोलीन सूचर आपने गुजारना है। लेंस आप बेशक पहले इंजेक्ट कर लें और उसके हैप्टिक बाहर निकाल लें। जैसे मैंने एक अमेरिकन अकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह दैट वीडियो वन द ग्लोबल वीडियो कॉन्टेस्ट, उसका नाम था इंजेक्ट फर्स्ट एंड देन फिक्सेट, कि आप लेंस को इंजेक्ट कर दें और आपने बाद में मैं दिखाऊंगा दोनों तरफ से उसके हैप्टिक को बाहर निकाल लें। लेकिन सूचर कैसे पास करना है कि आपने 1 मिलीमीटर पोस्टीरियर टू द लिम्बस, जब आप एंट्री लें तो पैरेलल टू द आइरस ना जाएं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द विटियस कैविटी और 1 मिलीमीटर पोस्टीरियर टू द लिम्बस। जब वो विजुअल एक्सिस में नजर आने लगे तो दूसरी तरफ से विस्को का कैनुला ले जाएं या सिंपली उसको इंसिजन में से निकाल लें या दूसरी तरफ से एक 27 गेज की नीडल ले जाएं और उसमें से थ्रेड करके दूसरी तरफ से निकाल लें और फिर सेंटर से सूचर को पकड़ के उसको काट दें। एक ये हो सकता है, दूसरा ये हल है। अगर आप पेशेंट रिच है और आपके पास सूचर काफ़ी सारे हैं तो आप सिंपल एक प्रॉन्ग डालें और विस्को के कैनुला से उसको इंसिजन में से बाहर निकाल लें, दूसरा सूचर दूसरी तरफ से डालें और उसको भी निकाल लें। तो एंड रिजल्ट ये है, चाहे आपने एक ही सूचर को क्रॉस कर लिया, 27 रेल रोड टेक्निक कहते हैं उसको, या आपने 2 सूचर्स की मदद से उनको इंसिजन में से निकाल लिया, अब आपके पास उस नीडल को आपने कर्व कर लिया या वो ऑलरेडी कर्व्ड है और दोनों सूचर बाहर पड़े हैं और लेंस को आपने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी पे अच्छी तरह 3-4 नॉट्स लगाकर टाई कर दिया और नाउ यू आर रेडी टू इम्प्लांट। आप होल्ड फोल्ड और इंसर्ट टेक्निक के जरिए इसको डालेंगे और एंड रिजल्ट ये होगा। तो रब तो तल्लत तोड़कर कोई चल दिया है बेवफा, सूरज के साथ साथ मेरा डूबता जाता है दिल। ये असल में किसी दोस्त ने शेयर की थी सूरज के डूबने की पिक्चर, तो बस मैंने उसके ऊपर शेयर टिका दिया, पोस्ट बन गई। Dear audience, in this video I am going to explain to you 4 different variations of technique of scleral fixation of posterior chamber IOLs which I have used over last 15 years in my experience. The author carries no financial interest in this video. Scleral fixation of IOL is a surgical procedure performed in cases which lack enough posterior capsular support for routine PC IOL implantation. It can be double haptic fixation where there is no PC or a single haptic fixation. First I am going to discuss single haptic fixation of foldable PC IOL. The injection xylocaine is infiltrated at the fixation site. Injectable peritomy is performed. Hemostasis is achieved with the help of a bipolar cautery, and then we proceed to formation of partial thickness scleral tunnel, which is my preference in this case, and it is a self-sealing tunnel and needs no sutures generally. I use a crescent hockey knife to dissect about 1/3 of the sclera to bury the fixation suture knot, and then the routine preparation of the IOL incision. And now we move to the scleral suture pass. 10-0 straight needle is passed 1 millimeter behind the limbus, goes into the eye, and then is redirected interiorly and comes out from the opposite limbus, and then the suture carrying end of the needle is retrieved with the help of a McPherson's forceps from the IOL wound. And then the IOL comes into picture, is being tied,
Secure knot is applied on the point of maximum convexity of the IUL haptic. The suture is trimmed short, the IUL is folded, and here the point to note is that the tied haptic of the IUL is the leading haptic. Once the IUL goes in and unfolds itself, gentle traction is applied on the suture, and the other IUL haptic is dialed in position with the help of a dialer on the remnants of the PC shelf. We did not have the curved needle available, so we recurved this straight needle for easy passage beneath the partial thickness lateral flap, and the suture is tied to itself. Gentle, secure 3-2-1-1 knot is applied, suture is trimmed short, and the cut ends are buried inside the tunnel. Conjunctiva is approximated, wound is hydrated, and this is how it looked finally. And in the next video clip, I am going to explain transscleral suture pass, in which cut end of 10-0 proline suture is threaded into 27 to 30 gauge needle, which is bent and passed 1 millimeter behind the limbus into the eye, and a Coquelin's hook is used to retrieve the suture from 12 o'clock position. Similar procedure is repeated at the other fixation site. 27 gauge needle is bent, again passed inside the eye, and this time McPherson forceps goes from the IUL incision to take it out, and the rest of the procedure remains the same. In this video clip, I am going to explain an innovative your audience. In this video, In this video clip, I'm going to explain an innovative technique of pre-tied foldable IUL fixation. Both the fixation sites are infiltrated with injection xylocaine. Scleral tunnels are prepared as explained before. The IUL is tied before opening the anterior chamber. 10-0 proline straight suture is used. Again, the IUL haptic is tied at the point of maximum convexity, and then the proline needle along with the tied suture is passed through the IUL cartridge with the length guiding forceps. I push the needle into the cartridge and then pull it out from the opposite end, and thus gentle traction on the suture, the IUL follows. Then the IUL is parked in the cartridge as per routine. And now we come to the preparation of the IUL incision, 2.75 millimeters in this case, and then passage of the fixation suture. Proline needle goes from the IUL incision site, and 27 gauge needle, bent needle comes from the fixation site 1 millimeter behind the limbus. Both the needles meet in the pupillary axis, and 27 gauge hypodermic needle acts as a spatula guide to take the proline needle out from the fixation site. Again, a little traction on the fixation suture helps to guide the IUL, and then routine implantation of posterior chamber IUL. And here the other haptic of the IUL is tied and fixated and dialed in position as it was explained in video clip 1. Once both the haptics are in place, the IUL positioning is assured by applying gentle traction on both the sutures. The wound is hydrated, and rest of the procedure again the same. In the last video clip, we come with the loop fixation of a subluxated IUL. Two paracenteses are prepared 180 degrees apart. Anterior chamber is formed with viscoelastic, and then IUL is dialed free of all synecdoche, and the positioning of the haptic optic junction is assured in the needle trap. 10-0 proline straight needle again goes 1 millimeter behind the limbus, and a visco cannula comes from the opposite paracentesis acting as spatula and helps the proline needle out from the paracentesis. Second proline needle goes
again 1 millimeter behind the limbus, directed toward the center of the vitreous cavity, but this time it passes behind the IOL haptic, so that the loop formed with both the needles attached to the same suture encases the IOL haptic into it, engages it in the loop. Once both the needles are out from the other paracentesis, they are cut and removed, and the suture is tied to each other to complete the formation of this loop. And the loop is gently rotated by pulling from the fixation side, and the knot is externalized at the fixation site. Once a knot comes out, it is cut and removed, and thus it has engaged the IOL haptic at the other end of the loop, and the sutures are tied to each other. The wound is hydrated, and this is how it looked on first post-op day. In this, we are going to place one IOL haptic on the PC, whereas the other is going to be tucked. It is two eyes of the same patient. In one eye, one haptic was fixated; in other eye, both were fixated. So first is 1 millimeter posterior to the limbus, and the second mark is paternal dissection. So I have injected the lens, externalized the haptic from the respective incision, and then it was threaded into 27 gauge needle and externalized. And initially we were using this bipolar cautery to heat the haptic and to turn it into a bulb, but later we found that a heated squint hook is better for this purpose. So it was easy because only one haptic needed to be tucked. And then you just complete the case because you have injected it first, so it is as good as phacosurgery because you are dealing with the closed chamber. This is the other eye of the same patient. I am using toric marker to mark the fixation sites 180 degrees apart. Then the first incision is completed, viscoelastic is injected into the anterior chamber, and you see I have double passed. That's where this concept comes. Inject first and then fixate. You inject the lens, and one haptic is at 6 o'clock and one is at 12 o'clock from two incisions. And then you repeat the same technique. The needle goes 1 millimeter behind the limbus, about 1 millimeter into the sclera, and then is directed toward the center of the vitreous cavity, and visco cannula is used to externalize this 27 gauge needle out, and the end of the haptic is then threaded first at 6 o'clock position into the needle. The first haptic is generally easy. The real trick and the challenge comes with the second haptic. Once it is out, we just use the heated squint hook to turn the haptic end into a bulb and complete the tucking.
The second fixation site, the procedure is same, only you will have a problem to manipulate the other haptic of the IUL while threading it into the needle. For that, you may enlarge the incision a little bit and you may pre-plan the incision in such a way that the second haptic is going to be a challenge. Once you have done it, the rest of the procedure is easy. अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें बेशक। हम तो इसमें जहाँ तक जाएं जा सकते हैं, जहाँ मर्जी, जहाँ शहजाद साहब इशारा करेंगे वहाँ खत्म कर देंगे। तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन और कमेंट यू आर वेलकम। सर इसमें जो लेंस है वो एक तो ये एक्ट्रिस ऑफ मल्टी पीस ही है। सर इसमें दोनों में एक दूसरा उनका भी है, जाइस का भी मेरे ख्याल में मल्टी पीस है, तो इसमें जाइस का नहीं है वो ऑफिसर जो होगा होया का है, लेकिन उसमें फर्क है। एक तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो 12.5 मिलीमीटर है, इट्स अ 12.5, तो हमें ओवरऑल डाया 13 चाहिए। तो एक तो ये प्रॉब्लम है उसमें। दूसरा, उसके जो हैप्टिक एंड्स हैं वो ऑलरेडी थोड़े से बल्बस हैं, तो दे कैन नॉट बी थ्रेडेड इनटू 27 गेज नीडल। सो इसमें ज़्यादादारी है एल्कॉन की मल्टी पीस। मैंने वो ऑफिसर्स के ट्राई किए थे तो उसको नीडल में ही नहीं हो रहे थे। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो उसके बाद मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि आप कौन के डालें, फिर वो तो खैर मैंने नहीं। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਹਫਤਾਬਾਦ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਾਲ ਮੀ, ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਮਾਈ ਨੰਬਰ। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ क्योंकि दिस वी हैव हार्ड लर्नड इट कि ये सारी बातें हुई होती हैं, तो उसके बाद ही नतायज निकलते हैं ना। तो ज़्यादा करने का मौका मिलता है तो फिर आप बार बार करने से, गलतियां करने से यू कैन टीच अदर्स नॉट टू रिपीट दोज मिस्टेक्स। Dear viewers, title Dear viewers, title of this video presentation is 27 gauge needle assisted, haptic externalization and suture-less, transconjunctival fixation of Acarisoft multi-piece intraocular lens. Author: Associate Professor Dr. Zia Al-Majri. The author carries no financial interest in this video presentation. Surgery editing and video production by Dr. Majri at Acuity Eye Center, Lahore, Pakistan. The commentary voice is computer generated by text-to-speech engine. A 52 years old patient presented with marked marfanoid microspheric subluxated dislocated cataractus lens in his right eye and subluxated cataractus lens in his left eye. The lens got fully dislocated in the vitreous during attempted removal. PPV with cataractus lens removal and Acarisoft multi-piece IOL haptic externalization and fixation was planned. Anterior chamber maintainer was already in place. A limbal incision was fashioned and stitched for expected nucleus removal. 2-port 23 gauge PPV was performed. The small-sized cataractus lens was brought in AC with suction pressure of vitreous cutter, and removed through a preplaced incision, after cutting the sutures. Gauge hypodermic needle was passed, 1 mm behind the limbus, fashioning a tangential tunnel of about 1 mm in sclera, and then directed towards center of the vitreous cavity and entered into the eye. The needle was guided through already placed incision outside of the eye with the help of visco cannula, acting as a spatula guide.
soft multi-piece IOL haptic was threaded into the needle and gently externalized. The haptic end was transformed into a bulb by applying gentle heat. Similar procedure was repeated 180 degrees apart with second IOL haptic. Again, a 27-gauge hypodermic bent needle was passed transconjunctively 1 mm behind limbus, fashioning a tangential tunnel of about 1 mm in sclera, and then directed towards center of the vitreous cavity, and entered into the eye. The needle was guided through already placed incision, outside of the eye with the help of visco cannula. The Acari soft multi-piece IOL haptic was threaded into the needle, and gently externalized. The haptic end was transformed into a bulb, by applying gentle heat. The IOL was dialed in position, and haptic ends was internalized in scleral tunnel one by one. The main wound was closed. Results: the IOL was well fixated, centered, and stable at the end of the procedure and remains so to date, that is 3 months postoperatively. Conclusions: the needle-assisted haptic externalization appears viable option for haptic externalization. Once the haptics are externalized, the bulbous transformation of haptic ends, by gentle heat application may provide a long-term, suture-less fixation of the IOL. Thank you very much for your attention. Surgery editing and video production by Dr. Majri at Acuity Eye Center. लेकिन लकीली वो हाफ कट है, समझिए कि घुटने से कटा हुआ है, उसकी रूट है। तो उसको हमने किया ये कि बजाय इसको आईओएल एक्सचेंज करने के, उसमें बैग पूरा इंटैक्ट था और एहतियात से मैंने उसको बैग के अंदर से एसी में ले आया। तो बजाय उसको बाहर निकालने के, उसका चूंकि 5.5 मिलीमीटर का एक्सेस था, तो एसी को अच्छी तरह डीप करके और उसके दोनों तरफ वो स्टंप थी हैप्टेक की, तो मैंने उसके हैप्टेक्स को तो ऊपर रखा सल्कस में जितने भी अवेलेबल थे, और उसके ऑप्टिक को रिवर्स कैप्चर कर दिया इन द बैग। तो ये असल में चीज़ थी जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाह रहा था कि इवन अगर आपका रेक्सिस मौजूद है गोल और दोनों तरफ फ्लैप मौजूद है कैप्सूल का, तो आप अगर रिवर्स कैप्चर करके ऑप्टिक को उसमें फंसा दें तो इट इज़ एज स्टेबल एज इन द बैग आईओएल। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक्सचेंज करें, क्योंकि हमारी ख्वाहिश यही होती है हर केस में कि जितना कम ट्रामा हो पेशेंट को उतना दिया जाए। तो अब हमारी वैसे ही अल्लाह ने मदद कर दी है, 10-15 मिनट ही शहजाद साहब कह रहे थे, तो हम इसको जस्ट इसके पर्ल्स को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई कि नेवर डायल, इम्प्लांट और मैनिपुलेट एन इंट्राकुलर लेंस इन शैलो इंटीरियर चैम्बर। एक तो इस बात को पल्ले बांध लेना है, कभी भी रेजिडेंट हो या सीनियर्स हो, इट कैन एंड इनटू अ सरप्राइज। दूसरा, जब आप फिक्सेशन वगैरह की बात कर रहे हैं तो थारो प्लानिंग करें और देखें कि कितना पीसी अवेलेबल है आपको। अगर 180 डिग्री ज़्यादा मौजूद है तो आप कर सकते हैं आराम से एक हैप्टिक। अगर सेंट्रल रेंट है तो कटर तैयार रखें, कटर के बगैर ना करें, क्योंकि फिर आपको सेंट्रेशन में इश्यूज होंगे और समझ नहीं आएगी। असल में वो उसका टैग जो है उसको सेंटर नहीं होने दे रहा लेंस को, और मैनिपुलेशंस में आप मज़ीद नुकसान भी कर बैठेंगे। तो जब आपने फिक्सेशन करनी है तो मेजर करें, 180 डिग्रीज अपार्ट एग्जैक्टली फाइंड आउट करें,
और 1 to 1.5 मिलीमीटर पोस्टीरियर टू द लिम्बस को मार्कर से मार्क करें, और हमेशा जो नाट्स हैं उनको बरी करना है आपने। और अगर एक्सटर्नलाइजेशन करनी है तो बेहतर है कि दूसरा लेंथ भी अरेंज करके रखें। अब हम ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। इसमें हमने हार्ड PMMA लेंस है। इवन अगर हार्ड भी है तो मैंने नोट किया कि एक साइड पे इसमें भी कैप्सूल है, तो एक्सचेंज करने की बजाय हार्ड को भी फिक्स करना मेरी प्रेफरेंस होगी, क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए तो मुझे 6 मिलीमीटर खोलना पड़ेगा। तो इसमें भी मैंने वही काम किया कि उसके एक IOL हैप्टिक को लूप करके एक तरफ फिक्स कर दिया और बगैर खोले आँख को, और दूसरी तरफ हमने उसका जो एक हैप्टिक था उसको कैप्सूल पे रख दिया। और ये वही सिचुएशन है इंजेक्ट फर्स्ट एंड देन फिक्सेट वाली, कि इम्प्लांट तो हुआ है पहले ही, या इंजेक्ट हुआ है लेंस। आप एक इंसिजन बनाएं, उसमें से हैप्टिक को बाहर निकालें और उसको बांध लें। अगर आपने लूप फिक्सेशन से आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको इंटीरियर चैम्बर में लाने के बाद एक हैप्टिक को निकाल के टाई अप करके रेगुलर तरीके से उसको फिक्सेट कर दें। ये गुजरांवाला से ही रेफर हुआ था पेशेंट। इसमें ये सारा PC इंटैक्ट है, हालांकि आपको रेंट बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल ये मैनेजेबल है। और इसमें मैंने मल्टी पीस लेंस डाला था और उसको दोनों उसके जो ऑप्टिक है उसको कैप्चर कर दिया था, तो इट वेंट वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपका रिवर्स कैप्चर हो जाए तो इतनी अच्छी सेंट्रेशन होती है कि आप जब भी उसको देखते हैं खुश होते हैं कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने ये काम मेरे से इस तरह करवा दिया। सर रिवर्स जो कैप्चर उसमें प्यूपिल भी राउंड हो जाता है? राउंड बिकॉज द लेंस गोज फार बिहाइंड, नेचुरल पोजीशन में चला गया ना। ये तो PC है ना, ये तो डोनट है, तो वो तो PC से भी पीछे चला गया, तो उसके ऑप्टिक का भी लेंथ, उसको आयरस को टच होने का, हैप्टिक का भी इम्कान बहुत कम हो जाता है। ये उसी तरह सिंपल इंजेक्ट किया लेंस को, सल्कस पे प्लेस करने के बाद कुगलन हुक और T डायलर की मदद से मैंने उसका ऑप्टिक कैप्चर कर दिया। असल में ना यहाँ पे मुझे कंट्रोल्स नहीं मिल रहे। ये मल्टीमीडिया पता आपको बड़ों के साथ ट्रिक करता है, तो मैं तो बड़ा खैर नहीं हूँ मल्टीमीडिया में, तो जाहिर है कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन अपना काम कर लेते हैं जैसे तैसे करके। ये कैप्चर हो गया, और जब एक दफ़ा कैप्चर हो जाए तो लेसन वही है, नाउ डोंट लेट योर AC गेट शैलो। एक दफ़ा कैप्चर करने के बाद आप कोई भी मैनिपुलेशन करनी है करें, लेकिन AC को शैलो नहीं होने देना। शैलो होगा तो वो कैप्चर उसका निकल आएगा। सर वो जो हैप्टिक टूटे वाला लेंस था उसमें RST कैप्चर कैसे ये उसमें वो स्टंप थी ना, वो घुटने के पास कटी हुई थी ना टांग उसकी, तो थोड़ी सी स्टंप थी। अगर वो फ्लैश ऑप्टिक से कटा होगा तो फिर आपको वो एंगल नहीं मिलेगा, वो एंगल मौजूद था उसमें। तो ड्रॉप हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा जब करने की कोशिश करेंगे। आपने सिंको कैनोला कम रखा, क्या उसको क्या कहते हैं, इसी एतबारों बेएतबारी के दरमियान है जिंदगी। तो ये तो हमारे साथ ही रहता है, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, तो उसको तो बचाना है ना हमने, वो तो नहीं होने देना ना। सिंको कैनोला का अगर फ्लो कम कम हैप्टिक बड़े ना सर, ये तो फंसते देखो, हैं। तो अगर छोटे हैप्टिक है तो आप थोड़ा फ्लो कम रख के एस्पिरेशन करें। देखें आप ना उसमें वो वाला काम नहीं कर रहे, आप इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर यूज करें। वो सिमको के बस की बात नहीं है, आपने पूरे को पुश नहीं करना। आप कुगलन हुक, T डायलर और स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। एक से आपने कैप्सूल को थोड़ा सा उठाना है और दूसरे से उसको नीचे घुसाना है एक मार्जिन को। उस तरह एक रेगुलर लेंस की तरह दबा के नहीं फेंकना उसको। अगर रेगुलर लेंस में उसके हैप्टिक पूरे भी हों, फॉर एग्जांपल हाइड्रोफिलिक लेंस के हैप्टिक ना ही कटे हों, नहीं सर, तो अगर रेगुलर तरीके से हम उसको प्रेस करेंगे वो तो मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि हमने अगर उसको फंसा दिया और उसके हाफ वो हैं, हम आगे से अगर सिमको कैनोला से हम एक जिसको इलास्टिक निकालने के लिए जब उसका फ्लो आएगा तो वो डीप होगा तो फिर नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं होता। क्योंकि उसके हैप्टिक आते हैं ना। हैप्टिक आधे उसके पूरे ही समझे आप, क्योंकि वो एंगल चाहिए ना उसको। सिर्फ 1 मिलीमीटर अगर आपको एंटीरियर टू द कैप्सूल वहां मिल गई है ना स्टंप, तो बाकी है हैप्टिक से तो उसको गरज नहीं है, वो तो फ्री पड़ा है, वो इशू नहीं है।
लेकिन बहरहाल अगर आप अनकंफर्टेबल है तो निकाल लें भाई। वो तो ऐसे ही हो गया था तो मैंने दिखा दिया आपको। ये बैग पड़ा था पूरा, इसको मैंने अंदर ही लूप फिक्सेशन के तरीके से बगैर निकाले इसके दोनों हैप्टिक्स को दोनों तरफ फिक्स कर दिया। तो हत्तुल इम्कान मेरी कोशिश यही होती है कि आई को खोलना ना पड़े, अननेसेसरी कट्स ना लगाने पड़े, जो पैरासिंथेसिस से काम हो सकता है वो पैरासिंथेसिस से हो जाए, जो इंसिजन से हो सकता है वो इंसिजन से हो जाए। तो ये तो एक्रिसाफ मल्टी पीस है। तो इसको हमने एक्सचेंज किया है। एक्सचेंज भी अब तो माशाल्लाह माहिर हो गए हैं अहबाब। पहले बड़ा इशू होता था जी वो कटर होना चाहिए और फलां किस्म की सीजर चाहिए और फलां किस्म की फोर्सेप्स चाहिए। तो मैं तो अब बेशुमार लेंथ एक्सचेंज कर चुका हूँ, तो आई डोंट यूज़ एनी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इन दीज केसेस। इसमें चूँकि पीसी इंटैक्ट था और ये देखें ये भी लंगड़ा लेंस है, लेकिन इंजेक्ट करने वाले ने उसकी टांगे फ्लश काट दी हैं थाई से, तो इसको कैप्चर करने की कोई सूरत नहीं है। और दूसरा इसमें एसी नहीं है, तो इसको बहरहाल निकालना था। अब इसमें एहतियात क्या करते हैं कि मैंने उसको इंटीरियराइज करने के बाद उसके पीछे और आगे इंजेक्ट कर दिया है विस्कोइलास्टिक, और मैंने जो मल्टी पीस लेंस है वो पहले इंजेक्ट कर दिया बिहाइंड दैट IOL, ताकि आप जब आप उसको रिमूव करने लगें तो आपकी कोई भी मैनिपुलेशन पीसी को ज़ोफ ना पहुंचाए। कोई सडन कोलैप्स हो सकता है इंटीरियर चैम्बर, तो जहां मुमकिन हो इसको स्कैफोल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो आप अपने मल्टी पीस लेंस का या हार्ड लेंस का स्कैफोल्डिंग इफेक्ट इस तरह से ले सकते हैं। अब वो आगे आ गया, तो अब मैं क्या करता हूं कि वो जो 3.2 मिलीमीटर का इंसिजन दिया हुआ है उसको अंदर से ऐसे मूवमेंट देता हूं थोड़ी सी यूं, ताकि वो अंदर से 3.5 हो जाए, बाहर से 3.2 ही रहता है। और उसमें फिर उस ऑप्टिक को एंगेज कर लेता हूं और फिर उसको मैकफर्सन से वो एक प्रांग पीछे एक आगे उसके हाफ तक चली जाए मैकफर्सन फोर्सेप्स, उसको मजबूती से होल्ड करें, दूसरे हाथ में आपके कॉर्नियल है, और वो मूवमेंट ना ऐसे वुंड असिस्टेड डिलीवरी कहते हैं उसको। आप उसको खींचते भी हैं और घुमाते भी हैं, वुंड असिस्टेड फोल्डिंग करते हैं असल में। वो 3.2 और 3.5 मिलीमीटर की जो टनल है उसके अंदर उसको एंगेज करने के बाद यू जस्ट रोटेट इट आउट एंड पुल इट, तो वो वुंड के जरिए से फोल्ड होके बाहर आ जाता है। तो रेनर का लेंस, एक्रिसॉफ, हाइड्रोफिलिक तो सबसे आसान है, आम लेंस जो है जो रेगुलर यूज होता है जिसमें डुअल हैप्टिक नहीं होता, तो वो मैं इसी टेक्निक से एक्सचेंज कर लेता हूँ। अब वो एक स्टोरी रह गई थी कि वो बैग के अंदर लेंस था और बैग फाइमोस हो चुका था और लेंस टोटली ओपेक था, तो उसकी मैंने क्लीवेज ढूंढी। मुझे 6 o'clock पे उसका जो इंटीरियर कैप्सूल था उसने थोड़ा सा मार्जिन दे दिया विस्कोइलास्टिक इंजेक्ट करने के लिए, पीछे उसकी जैग हो चुकी थी, तो मैंने उसमें 6 o'clock में विस्कोइलास्टिक इंजेक्ट किया, तो वो बैलून किया उसने थोड़ा सा, तो फिर मैंने कैनोला की मदद से और डायलर की मदद से उसका जो पूरा इंटीरियर कैप्सूल था उसको टीज किया। और ये बड़ी हैरानी होती है कि देखने में वो बिल्कुल जामिद और फाइमोस्ड बैग होता है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा टीज करते हैं तो वो कोई आयरस जैसे सैनिकी नहीं होते। ये जो PMA में मटेरियल है ये कोई परमानेंट बॉन्ड नहीं बना सकता कैप्सूल के साथ, वो कैप्सूल असल में आपस में जुड़ा होता है जहां जुड़ा होता है, लेंस के साथ उसका बॉन्ड आर्जी होता है। तो बहरहाल मैंने जब उसको टीज किया तो वो सारा ही फ्री हो गया। सुपीरियरली फ्री करने के लिए मैंने एक जो है वो इंफ्रोटेम्परल कट दे दिया, एक नेजल पे दे दिया, तो 3 पैरासिंथेसिस करके मैंने उसको सारे को जब फ्री कर लिया तो फिर उसके पीछे विस्कोइलास्टिक इंजेक्ट किया और उसको पीछे से भी फ्री कर लिया। अब मैं वहां सोच में पड़ा हुआ था कि आया पुल पुश करूं कि इसको रिट्रैक्ट करूं एक कुगलन हुक से कैप्सूल को और उसको उसके आगे लाऊं, लेकिन उसमें चूंकि बैग मुझे वीक लग रहा था, मैं उस पर जोनियोलाइसिस नहीं करना चाह रहा था।
तो मैंने उसकी बजाय उसको सुपीरियरली थोड़ा सा विस्को इंजेक्ट करके बैलून किया और नीचे से एक टी डायलर डाल के ऊपर से एंगल्ड वेना सीजर ले गया। तो डायलर ने स्कैफोल्ड किया और वेना सीजर से उसको काट दिया, इंटीरियर कैप्सूल को। वेना सीजर से उसको काटने के बाद वो बैग वहां से थोड़ा रिलैक्स हो गया 12 o'clock से। वहां से फिर मैंने उसका जो है ना वो डायल आउट कर लिया ऑप्टिक। जब एक दफ़ा ऑप्टिक डायल आउट किया, टू माई सरप्राइज मुझे उसके हैप्टिक काटने नहीं पड़े, वो भी आ गए बाहर ही। तो लेंस पूरा इंटीरियर चैम्बर में आ गया। अब पीछे सेंटर में रेंट पड़ा है, लेंस इंटीरियर चैम्बर में है, बाकी जो फाइमोस्ट कैप्सूल है वो अंदर ही है। तो उसको मैंने इसी तरह से लेंस को बाहर निकाला और एक्रिसॉफ मल्टीपीस उसमें इंजेक्ट किया और उसको 3 और 9 o'clock पोजीशन पे हैप्टिक्स को प्लेस कर दिया और विट्रेक्टमी कर दी। क्योंकि वो यैग कर चुके थे ना, विट्रेक्टमी की तो लेंस अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेंटर हो गया। पेशेंट जो नेक्स्ट डे वो अल्हम्दुलिल्लाह 618 था एंड वाज वेरी हैप्पी। क्योंकि वो तो PL हैंड मोशन से आया ना वापस, टोटली ओपेक था लेंस। तो विद दिस स्टोरी वी एंड आवर प्रेजेंटेशन। तो टेक होम तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था जब बिजली गई थी। करके जो मिसाक रब से तोड़ डाले मजहरी, ठहरे ऐसी कौम का मकसूम दायरों में सफ़र। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। तो अभी भी कोई बातचीत है तो कर लें, इट्स अप टू यू। कुछ केसेस हमें एनकाउंटर हुए हैं जिसमें फेक IOLs थे लेकिन विद वेरी गुड विजन, लाइक 6 उसको चलने दें, उसको नहीं छेड़ना। क्योंकि हमारा मोतिया की तरह मेयार वहाँ पे वही है, मोतिया भी वही निकालेंगे जो VN को हैम्पर कर रहा है, उसकी रूटीन में हारिज हो रहा है। लेंस को भी उसी को छेड़ेंगे जो पेशेंट की VN कंप्रोमाइज कर रहा है, जिसमें हमें सफ़ेद धब्बे पड़े हुए नजर आ रहे हैं खौफनाक, लेकिन पेशेंट 6'9" है और वो कंप्लेन नहीं कर रहा, तो मैं मेंशन भी नहीं करता उसके साथ कि तुम्हारा लेंथ ओपेक हो रहा है, होगा तो देखा जाएगा। क्यों एक दफ़ा पेशेंट के दिल में आप कोई डाउट डाल दें तो एक तो वो प्रीवियस सर्जन से कि जी उसने पता नहीं लेंस में क्या किया था। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेनर का लेंस मैंने नहीं देखा कोई इस तरह ओपेक होता। वो ज़्यादातर होते हैं आम हाइड्रोफिलिक लेंसेज और इंडियन ओरिजिन के जो इस तरह का बिहेव करते हैं। रोथो का लेंस जो है उसमें मैंने 2-3 में कैल्सिफिकेशन होते देखी थी। उसके फोल्डेबल किसी ज़माने में हमने काफ़ी यूज़ किए थे, जिसका फिक्सेशन भी करते रहे हैं बड़े शौक से। वो आईलेट्स वाला IOL भी होता था हार्ड। सर इसमें पेशेंट फैक्टर भी कोई होता है या सिंपल लेंस मटेरियल ही कल्प्रिट होता है? होगा कुछ तो होगा। देखिए सर, ज्यादातर में नहीं हो रहा, क्योंकि हर एक में देखिए आपने 1000 में से 2-4 में ही देखी है ना, ऐसे तो फिर कुछ पेशेंट फैक्टर होगा ना मेटाबॉलिक। सर ये भी है कि पिछले 2-1.5-2 साल से मैंने भी 3 ज्यादा है, पिछले 2 सालों में ज्यादा सर, ये जब ज्यादा रोना आया ना इसमें ज्यादा देखने में ज़्यादा केस पहले भी थे। बहरहाल असल में ना हम रिसर्च तो करते कोई नहीं है और ख्यालों वाली बातें जो है ना वो तो मैं फोरम्स पे करने का कायल नहीं हूँ कि वही फील। 10 साल से सर्जरी कर रहे हैं, पहले इतने नजर ही नहीं आए। ये लास्ट 2020 में और 2021 में ये नजर आया। वैसे ना एक और भी बात थी जिसको हम कहते हैं कि बड़ी हैरानी हुई थी कि हमने सबलक्सेशन के केसेस देखने शुरू किए तो आते ही चले गए बैग गिरे हुए। कोई भावलपुर से रेफर हो रहा है, कोई कहीं से हो रहा है। तो मैं पिछले 2-3 सालों में कोई 20 के करीब विद बैग सबलक्सेशन और डिसलोकेशन डील कर चुका हूँ। तो वासावाड़ा से मुलाकात हुई तो बातचीत हो रही थी इसी मौजू पे। तो कहता है कि ये ना ऐसे लगता है जैसे कोई एपिडेमिक आ गई हुई है सबलक्सेशंस की। तो कई दफ़ा ना हम करते रहते हैं चीज़ें, तो एक मौसम आता है, एक वक्त आता है जब आप उसकी कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन अचानक देखना शुरू करते हैं। और ये भी हो सकता है कि कंपनीज ने कोई ख़ास मटेरियल उन बैचेस में उस वक्त इंटरनेशनल कई दफ़ा सोर्सेज तो एक ही होते हैं जहाँ से वो रॉ मटेरियल ले रहे होते हैं। तो हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो कि एक ख़ास ज़माने में जो लेंस मैन्युफैक्चर हुए हैं उनमें कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का शिकार हो गया।
लेकिन बहरहाल वो प्रॉब्लम तो कम ही है, सबलक्सेशन बहुत आ रही है। और उसकी वजह यही है कि 10-20 साल पुराना हो गया निज़ाम, तो अब जो रेगुलर सूडो एक्सफोलिएशन थी, तो सूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम जो है वो मोतियाँ निकालने से रुक तो नहीं जाएगा ना, वो तो एक पूरी जोन्यूल्स की, बैग की, आयरस की, एपिथेलियम की डिजीज़ है। तो आपने एक एक्लिसाफ लेंथ उस वक्त डाल दिया बैग में, लेकिन सूडो एक्सफोलिएशन अगर जोन्यूल्स को खाती रहेगी तो एक वक्त में बैग पूरा ही सबलक्सेट हो जाएगा। तो इसलिए बहरहाल आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कई दफ़ा हम हैरान होते हैं कि सर्जिकल एपिडेमिक ही आना शुरू हो जाती है। एक दूसरा एक चीज़ जो आपने एक कॉम्प्लिकेशन जो पहले कोई साल में एक देखते थे, कई दफ़ा आप 6 महीने में वो 10 देख लेते हैं। तो द ऑड थिंग्स डू हैपन। लेकिन उसमें ये भी तो हो सकता है ना कि और आप उसको कुछ ज़रूरत डाइसेंस थोड़ी बहुत इंड्यूस कर देते हैं, वो भी हो सकता है, दैट्स आल्सो पॉसिबल। सर ये जो हम रेगुलर एसी लेंस कभी बहुत ज़्यादा डाला करते थे शुरू में था, जब 6 साल में काम करता था जवानी साहब के साथ, हम हमेशा पीसी लेंस के साथ एक उनका एसी लेंस भी रखा करते थे साथ, फिर अगर पीसी लेंस होगा तो हम एसी लेंस, अभी उनका क्या स्कोप है? अब माशाल्लाह आप लोग इतने माहिर हो गए हैं फेको के कि अब आपने आमतौर पर सेकेंडरी लेंस जो है कम ही रखा होता है, कोई साथ नहीं रखा नहीं है, लेकिन और हम तो नहीं करते, ना करें, लेट इट बी डन एज अ सेकेंडरी आज का टॉपिक। तो कोई छोड़ेंगे तो सेकेंडरी आईओएल करूँगा ना मैं। मतलब मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि जितना पीसी उसका बचा सकता हूँ बचा लूँ, उसको क्लीन करूँ। तो पहली तो ख्वाहिश ये होगी कि मैं टक कर दूँ उसका लेंस, उसका अगर एसी इंटैक्ट है तो। अगर पीसी के भी इवन फ्लैप है तो पीसी में टक कर दूँ, सर्कस में डाल दूँ, नहीं डाल सकता तो मैं उसको डेफर कर देता हूँ। क्योंकि जो हमने देखा है कि कॉम्प्लिकेटेड प्राइमरी इम्प्लांटेशन की निस्बत जो सेकेंडरी इम्प्लांटेशन है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। हत्ता कि हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है कि जो आप सबलक्सेटेड और माइक्रोस्फीरोफेकिया के केस होते हैं, अगर आप इसको 2 स्टेज करें तो यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स। मसला सिर्फ यही है कि पुअर फैमिलीज होती हैं, 2 दफ़ा का जीए कैसे अफोर्ड करेंगे, सो मैनी इश्यूज़। लेकिन हमारा एक दोस्त है 2-3, वो कहते हैं कि हम इसको प्राइमरी नहीं करते, क्योंकि एक तो लेंथ ऑफ द सर्जरी बढ़ जाती है और दूसरा मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि एक आराम से लेंथेक्टमी करते हैं वो, उसके बाद सेकेंडरी स्क्लेरल फिक्सेशन बहुत आसान और प्राइमरी की निस्बत बहुत लेस स्ट्रेसफुल होती है। तो इसलिए मैं तो यही करता हूँ कि अव्वल तो हम चूँकि इतने एक्सपीरियंस के बाद किसी न किसी तरीके से PCIOL को टकाई देते हैं क्लीन करने के बाद, और उसकी पूरी अभी वो एक अलग से डिस्कशन है कि आपने एक हम कभी आइंदा डिस्कशन रखेंगे तो हम उसका नाम रखेंगे हाउ टू मैनेज कैप्सुलर एक्सीडेंट्स, कि आपने इंट्राऑपरेटिव मैनेजमेंट कैसे करनी है एसी रेप की, सेंट्रल रेंट की, न्यूक्लियस डिलीवरी से पहले होने वाले रेंट की, बाद में होने वाले रेंट की। तो उसके ऊपर भी एक पूरा इंस्ट्रक्शन कोर्स मौजूद है। तो अक्सर तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं, नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि जितना कैप्सूल बचा सकते हैं बचाएं, और एक नए प्लान डे के लिए पेशेंट को उसी वक्त बता के कि झिल्ली इतनी सॉलिड नहीं थी तुम्हारी, कुछ मैंने कर दी, कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी, तो कुछ मैं खा गया, कुछ है ही नहीं सी चंगी, तो शीशा नहीं पै सकिया, तो इंशाल्लाह शीशा बाद च पा देंगे। अब मैं उसको ना, मेरी ख्वाहिश होती है कि फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे पे उसकी एफेक्टिव रिफ्रैक्शन करके उसको मैं दिखाता हूँ, क्या देख है, दूसरी अख बंद है ना, केड़ी अख नाल देख रहे हैं, ऑपरेशन वाली अख नाल देख रहे हैं ना, तो उसको इत्मीनान दिला दे कि यू कैन सी विद दिस आई, लेकिन लेंस हम शीशे का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो मेरी प्रेफरेंस तो ये है। बाकी अब आप कहेंगे तो हमारे तो तारक सईद साहब माशाल्लाह अल्लाह ने वो फरासत इतनी दी हुई थी कि उन्होंने तो उसी वक्त ACIOL को हराम करार दे दिया था, जिस पे अभी दुनिया ज़रा बाद में पहुंची है, और पीडियाट्रिक IOL जिस पे अब आके जो पॉपुलराइज हुआ है 2000 के बाद,
मैंने जो पहला पीडियाट्रिक IUL है तारक सईद साहब के साथ विद कैप्सुलर एक्सिस और पोस्टीरियर कैप्सुलाटमी और इंटीरियर विट्रेक्टमी 95 में किया था। तो ये उनको अल्लाह पाक ने ये फोरसाइट दिया हुआ था, तो इसलिए हमारा तो बचपन का बैर है ACIUL के साथ, और मुझे तो इसमें खासा सफ़र भी करना पड़ा, क्योंकि जब मैं सर्विसेज में आया तो वासिफ साहब बड़ा रिलाई करते थे, वो सारे सेकेंडरी IUL मुझे दे देते थे, क्योंकि उनको था कि तारक सईद साहब से सीख के आया। लेकिन हामिद भट्ट साहब ACIUL के बड़े शौकीन थे, तो इट टुक अ लॉन्ग टाइम कि मैं बात करता था अपने वही कि ये नहीं डालना है, कंट्राइंडिकेटेड है, वो आगे से स्टडीज़ पेश करते थे। और स्टडीज़ का तो हाल ये है कि अब भी एक रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी आई है, कोई 1000 IUL का कंपैरिजन है, वो कहते हैं जी ACIUL के और फिक्सेशन के रिजल्ट सेम है। लेकिन बहरहाल मेरा अपना एक नतीजा है जो कि मुझे ट्रू लगता है, वो समझे एक किस्म का फतवा है कि इंटीरियर चैम्बर जो है ना किसी भी लेंस के लिए नहीं बना हुआ। इंटीरियर चैम्बर में कोई भी चीज आप डाल दें इट विल रिएक्ट। हत्ता कि हमने वैल्व की जो ट्यूब होती है उसके साथ भी एंडोथेलियम को उड़ते देखा है। फेकिक लेंस बड़े चर्चा हुआ था, वो ACIUL के मुकाबले में बड़ा नन्ना मुन्ना सा बड़ी खूबसूरत सी चीज होती है इंट्रा कैमरल लेंस, उससे भी कार्निया डिकम्पनसेट होते देखे हैं, उससे भी UGH सिंड्रोम होता है। तो मेरा अपना तो ये नतीजा है बड़ा सॉलिड कि आप PC में जो भी डेवलपमेंट्स करनी है करें, लेकिन इंटीरियर चैम्बर जो है वो किसी आर्टिफिशियल डिवाइस के लिए नहीं बना हुआ, वो नहीं मानता, उसमें ना डालें। तो इसलिए हम तो बचपन से ही नहीं ये काम करते, तो आप भी रिकमेंड नहीं करते कि ACIUL तो बिल्कुल ना डालें, उसकी बजाय ना डालें और थोड़ा सा पेशेंट को कॉन्फिडेंस में ले लें। और आप आमतौर पर माशाल्लाह जितनी अब अवेयरनेस है और जितना आपका फेकों पे हाथ बैठा हुआ है, तो ये क्लोज चैम्बर टेक्निक जिसने लर्न कर ली हुई है वो YouTube वगैरह देख के थोड़ी डिस्कशन करके आप उसको आराम से मैनेज कर लेंगे विद PCIUL लेटर ऑन प्लान करके। सर अगर हमने ये फैसला कर लिया कि इसको हमने सेकेंडरी IUL करना है, स्टेरिलाइजेशन करनी है, टेक्निक जो भी कहते हैं, अगर उसका PC का पार्ट भी बचा हुआ है तो टेक्निक में इसको खत्म कर देना ना तो बड़ा कीमती है, लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा आपको तो फिर वो रुकावट है। हाँ, वही अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और अब सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो सेंट्रेशन में प्रॉब्लम करेगा, उसको खत्म कर देना। अब फिर खत्म कर। लेकिन अब सपोर्ट जो है ना, जब आप प्राइमरी सर्जरी कर रहे हैं ना, लेंथ मैटर बेशक पूरा छोड़ दें, लेकिन प्लीज थोड़ा सा PC रहने दें। हमने देखा है कि किसी ने लेंथ मैटर समेत AC बंद कर दिया, लेकिन रेंट को बड़ा नहीं होने दिया और पेशेंट रेफर कर दिया, या पेशेंट खुद ही आ गया नाला होके, तो हमने उसको बड़ा हैप्पीली मैनेज किया। वो फ्लफी सा लेंथ मैटर होता है, आराम से हमने VTS हटाया, सिम को ले गए, लेंथ मैटर निकाला और दिल बाग बाग हो जाता है कि सिर्फ 2 मिलीमीटर का रेंट है, उसकी आपने विट्रेक्टमी की और आराम से सल्कस में लेंस डाल दिया। जब आपने इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल के साथ रेफर हुआ पेशेंट होता है और आपने उसको उस लिहाज से प्लान किया होता है कि प्रोलीन भी आया हुआ है, फलां चीज़ भी आई हुई है, और अचानक आपको पता चलता है कि ये तो 5 मिनट का काम है, तो दैट्स वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे फॉर द सर्जन। तो ये कैसे हुआ कि उसने मायूस होके कहा है मेरे वो संभार है, उस पूरा बैग ही बंद करता है। तो इसलिए अगर आपके पास कटर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज़ उसको ना मेडल ना करें, फिडल ना करें, उसको कोई डायमॉक्स दे दें, कोई टॉपिकल दे दें, उसको जल्दी रेफर कर दें। हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे, अल्लाह उनको बड़ा अजर दे, कि शुजा साहब बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट करते हैं, 100 ऑफ केसेस एवरी वीक, जैसे पेरीफ्री पे लोग बैठे हैं, नहीं शालीमार लिंक रोड पे, लेकिन माशाल्लाह ऑनेस्ट इतने हैं कि बहुत बड़ी लोग का सर्जरी करते हैं। अब वो जब वो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन कोई हो जाती है, अब वो कासिम के पास भेजेंगे, मजरी के पास भेजेंगे, मोइन के पास भेजेंगे,
तो पेशेंट कैसे अफोर्ड करेगा? वो तो जो काम हम लाख रुपए में करते हैं वो 10,000 में कर देते हैं। जेब से देंगे पैसे, खुद पे करेंगे कि बस इसको ना पेशेंट को फिक्स कर दें। पेशेंट को बताया होता है और अल्लाह पाक ऐसी बरकत अता करते हैं कि अब ऐसे चलो पर्दा ही रहने देते हैं। अब तो मेरा अपना एक केस था, उसमें कोराइडल हेमरेज हो गया। मैंने उसका लेंथ वेंथ डाल दिया हुआ था, तो कोराइडल ब्लीड हो गया। मैंने फौरन पकड़ा सिल्क 40, 2 टांके लगाए। मैंने रियलाइज कर लिया कि ब्लड आ रहा है, पीछे ना बलून कर रहा है। उसका बीपी शूट किया था। उसके बाद 40 से उसको क्लोज किया और फिर 10-0 पकड़ा। तो हर मिलीमीटर पे एक स्ट्रेच लगाते हुए कोई 12-14 स्ट्रेच लगाए 10-0 के और 40 को निकाल दिया। उनको भरी करके उसको क्लोज कर दिया। अब अल्लाह पाक से मांगने लगे OPL ± डे 1 पे 6 मंथ्स में वो काउंटिंग फिंगर जज्ब हो गया। हमने उसका ग्लाकोमा भी मैनेज रखा। 1 साल के बाद 6-12। तो इसलिए अगर खुदा न खास्ता ऐसा एक्सीडेंट भी हो जाए तो कोशिश करें जेड़ा भी सूचर हो उस वेले वड्डा मोटा सूचर 8-0 मिल जाए, 4-0 मिल जाए, 6-0 मिल जाए, 2-3 प्राइमरी टांके लगाओ, क्लोज द चैम्बर, फिर उनको आराम से रिवाइज करें। असल में ना फिर हौसले की बात वही है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अब हो तो गया वाकया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें और दोबारा जंप इन कर लें। तो जितनी उसको कर सकते हैं रिपेयर उस वक्त प्राइमरी कर दें। तो इसी तरह के एक केस हमारे दोस्त का भी आया। तो अब 4 माह के बाद वो 6-18 हो गया। तो IOL हालांकि उसका 12 o'clock पे स्टक है। तो उसको मैंने कहा कि जब तुम्हारा कोराइडल ब्लीड जज्ब होगा और VN आएगी इस आंख में और मुझे पूरा इत्मीनान होगा, फिर तुम्हारा IOL रिपोजिशन करूँगा। तो इसलिए अगर आप शेयर कर लें और पॉजिटिव हो, तो मैंने वो मिसाल सिर्फ इसलिए दी है कि उससे आपको दुआएं भी मिलती हैं और अल्लाह पाक भी आपके इखलास को कबूलियत अता करते हैं। और इंसान है, उनके अंदर भी आपके नेक जज्बों का अच्छा तसर पड़ता पेशेंट है। वापस आता है आपके पास। पेशेंट अगर मैनेज किया, आपने उसको कोऑर्डिनेट किया, पेशेंट वहाँ से ट्रीटमेंट पर आकर वापस आता है। शुक्रिया अदा करते हैं किसी बहुत अच्छा किया है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत OSP गुजरांवाला की तरफ से मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लर्निंग तो कभी रुकती नहीं है। सर ने जैसे बताया, मुझे जब हाउस जॉब कर रहा था तो हमारे एक जनरल सर्जन थे, जनरल सर्जरी वार्ड में था। तो वो उनका एक बड़ा, उन्होंने मुझे जुमला कहा था, मुझे आज भी याद है। वो कहते हैं कि जी अ गुड सर्जन इज नॉट ही हु नोज व्हाट टू डू, इट इज द वन हु नोज वेयर टू स्टॉप। कि आपने रुकना कहाँ पे, अगर आपको ये पता है ना, तो आप इसका मतलब अच्छे सर्जन। तो बाकी ये है कि कोबेक वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है वो आज की मीटिंग का इत्माम किया है। कुछ आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर साहिबान का? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन। स्पेशली मजरी साहब, आपने लाहौर से हमारे साथ आए और हम वी आर ऑलवेज वेलकम एकेडमिक सेशंस और वी फील ऑनर्ड यहाँ पे कोई स्पॉन्सर करने को कहे एकेडमिक सेशन, लेकिन ये सब कुछ आप लोगों की सपोर्ट से चलते हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट की रिक्वेस्ट रहेगी ताकि हम फ्यूचर में भी एकेडमिक सेशंस को सपोर्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। लंच रेडी है?